हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे 15 चैप्टर नाट्य शास्त्र। शास्त्रीय संगीत में नाट्य शास्त्र का क्या अर्थ है, क्या इसका उपयोग है, ये हम आज जानेंगे इस चैप्टर में। स्वयं नाम से ही स्पष्ट है कि यह ग्रंथ नाट्य पर लिखा गया है, किंतु इसके अंतिम 6 अध्यायों में 26 से 33 तक संगीत शास्त्र का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ के लेखक हैं भरत। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बनते हैं कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो हमारा उत्तर होगा भरत। और इस नाम से कई प्रसिद्ध हो चुके हैं, किंतु नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत अन्य से भिन्न हैं। इनके समय के विषयों में विद्वानों में मतभेद है, किंतु सभी ने 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास माना है। भरत द्वारा बताई गई अधिकांश बातें आज भी अक्षरशः सत्य मानी जाती हैं। नाट्य शास्त्र प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें संगीत के आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इसके पूर्व के ग्रंथों में केवल संगीत वाद्यों और संगीत उपमाओं का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि उस समय संगीत और नाट्य का घनिष्ठ संबंध था, अन्यथा नाट्य शास्त्र में संगीत पर पृथक अध्यायों में विचार नहीं किया जाता। अंत संक्षेप प्रमाणों से यह भी स्पष्ट है कि भरत को संगीत का अच्छा ज्ञान था और उसे अपने कानों पर बड़ा विश्वास था। सारणा चतुष्टयी प्रयोग का वर्णन करते समय उसने लिखा है कि संवाद भाव को परखने के लिए प्रशिक्षित कान पर्याप्त हैं। भरत ने कहा है कि गणित से कभी कभी त्रुटि संभव है, किंतु प्रशिक्षित कानों से त्रुटि असंभव है। भरत ने एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियां और 7 शुद्ध स्वर माना है। प्रत्येक श्रुति को उसकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। जैसे कुल 22 श्रुतियां होती हैं मिलाकर, तो उसमें जो स्वर 7 जो है शुद्ध स्वर होते हैं, और प्रत्येक श्रुति को उसकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। 7 स्वरों की श्रुतियां क्रमशः इस प्रकार हैं, जैसे 4-3, 2-4, 4-3-2। जैसे पिछले वीडियोस में एक श्लोक है, जैसे चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गांधारो त्रिस्ति ऋषभ धैवतो। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, यानी षडज यानी सा, मध्यम यानी म, पंचमा यानी प। प को पूरा नाम जो है पंचम है, और म का संगीत में जो स्वर म होते हैं उसका नाम मध्यम, सा यानी षडज।
तो इस दोहे का अर्थ है जैसे चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा। सा, म और प की 4-4 श्रुतियाँ होंगी। जैसे इसका स्ट्रक्चर है 4-3-2-4-4-3-2, जैसे 4-4 3 बार दिया है, यानी कि सा म प की 4-4 हो गई। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा। द्वय निषाद गांधारो, यानी जहाँ पे 2-2 दिया है, एक नी की 2 श्रुतियाँ हैं और एक ग की है। त्रिस्ति ऋषभ धैवतो, और 3-3 आप देख रहे हैं डिस्प्ले में 3-3 जो है वह ऋषभ और धैवतो, यानी ऋषभ यानी रे, धैवतो यानी ध, रे ध, रे और ध की 3-3 है। कुल मिलाकर के 22। तो इस तरह से कुल 22 श्रुतियां हैं। आज भी लगभग 1500 वर्षों के बाद स्वरों की इतनी ही श्रुतियां मानी जाती हैं। भरत ने केवल 2 विकृत स्वर माना है, अंतर गंधार और काकली निषाद। इन विकृत स्वर को भरत ने स्वर साधारण कहा है। भरत के 9 स्वर इन श्रुतियों पर स्थापित हुए। दूसरी पर काकली निषाद, चौथी पर षडज, 7वीं पर ऋषभ, 9वीं पर गांधार, 11वीं पर अंतर्गंधार, 13वीं पर मध्यम और 17वीं पर पंचम और 20वीं पर धैवत और 22वीं श्रुति पर निषाद स्थापित किया गया। भरत ने संवाद भाव पर बहुत बल दिया है। 9 अथवा 13 श्रुतियों पर संवादी और 2 श्रुतियों पर विवादी का स्थान माना है। भरत ने मध्यम स्वर को आवश्यक स्वर माना है और उसे अविलोपी स्वर कहा है। इसलिए सप्तक का कोई भी स्वर उस समय के प्रचलित जाति में वर्ज्य हो सकता है, किंतु मध्यम नहीं। जैसे सप्तक यानी 7 सुर, जो हमारे 7 स्वर हैं सारे ग म प ध नि, कह रहा है कि सप्तक का कोई भी स्वर उस समय के प्रचलित जाति में वर्ज्य हो सकता है, किंतु मध्यम, किंतु म नहीं। भरत ने षडज और मध्यम ग्रामों की विशेष रूप से व्याख्या की है, किंतु गंधार ग्राम को बिल्कुल छोड़ दिया है। इसके लिए उसने लिखा है कि गांधर्व लोगों के साथ गंधार ग्राम भी लोप हो गया। भरत ने षडज व मध्यम ग्रामों से 18 जातियों की रचना स्वीकार की है और अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में जातियों की विस्तृत विवेचना की है। षडज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 11 जातियों की रचना मानते हुए जाति के 10 लक्षण बताए हैं। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औड़त्व, औड़वत्व, मंद्र और तार, श्रुति, तार, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्धना, जाति और उनके 10 लक्षण, वाद्यों के 4 आदि का प्रकार 28वें अध्याय में जातियों का रसानुकूल प्रयोग, विभिन्न प्रकार की वीणा, उनकी वादन विधि और सारणा चतुष्टयी प्रयोग का वर्णन, 29वें अध्याय में सुशीर वाद्यों का वर्णन, 30वें अध्याय में कला, लय और विभिन्न तालों का वर्णन, 31वें अध्याय में ध्रुव
और उसके भेद छंद, गायक वादक के गुण अवगुण आदि 32वें अध्याय में, और अनवद्य वाद्यों का वर्णन, उसके प्रकार, उत्पत्ति, वादन विधि आदि का वर्णन 33वें अध्याय में किया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले अध्याय में रस भाव की व्याख्या और उसका स्वर से संबंध बताया गया है। इस प्रकार का यह ग्रंथ संगीत का आधार ग्रंथ सिद्ध होता है। स्टूडेंट, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे नाट्यशास्त्र किस शताब्दी में लिखा गया है और नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन बनते हैं नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, भरत, और किस शताब्दी में लिखा गया है, ऊपर हमने चर्चा किया। नाट्यशास्त्र को संक्षेप में लिखिए। तो अध्याय में को पढ़ करके हमें इसका उत्तर देना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे।